हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को। सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट दूसरे पेपर के पीवाईपी हमारा 2017 के लिए भाग 1 लेकर उपस्थित हो चुका हूं। सीजी टेट में 2016 से लेकर 22 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक एक करके सीरीज बाय सीरीज छोटे छोटे पार्ट्स में हम पूरे प्रश्नों को हल करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है या वीडियो है, इसमें आपको पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो विगत वर्ष 2017 में हुए थे उसका आज हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने 2016 के लिए पीवाईपी के लिए पूरा वीडियो बना दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का समय न गंवाते हुए मैं अपने इस प्यारे से चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। यदि आप संपूर्ण गणित अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बता दूं, इस हमारे सेशन में या वीडियो में आज आपको कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं। सबसे पहला हमारा ये देखिए, गणित शिक्षण पर आधारित रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो घातांक के नियम है उस पर आधारित रहेगा। बिल्कुल बड़ा प्रश्न दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कितने आसानी से बनेगा आपको देखते हुए आश्चर्य लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक ज्यामिति का है, रेखा एवं कोण से संबंधित आपको ये मिलेगा। जो मेंसुरेशन 3D वाला है उससे मिलेगा, और एक आपको मिलेगा जो हमारा चाल दूरी और समय से है। तो चलिए जबरदस्त बेहतरीन आज का सेशन होने वाला है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में सारे प्रश्नों को हम हल करा देंगे। तो वह पार्ट्स को 1 बाय 1 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो गणित शिक्षण से संबंधित है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या पूछ रहा है पहले उसको बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है। ये जो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, हर साल आपको हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। मैंने एक एनालिसिस चार्ट बनाया था 2016 के लिए कि कौन सा टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। ये शिक्षा का बैंकिंग मॉडल हर साल आता है, इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। एक नंबर का सवाल नहीं है, ये रैंकिंग का सवाल है, एक नंबर से आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसमें आएगा शिक्षा का जो बैंकिंग मॉडल है किसके लिए अच्छा है। सृजनात्मक विचार के लिए, ज्ञान के समझने, ज्ञान प्राप्त करने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो बैंकिंग मॉडल है वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, गेनिंग ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया बात। ये एकदम थ्योरी था और इसमें कोई आपको समझना और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अब आगे जो आएगा वो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको इतना भयानक प्रश्न ये लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको आप जब सॉल्व करोगे, कुछ ऐसे नियम बताऊंगा, केवल 2 नियम बताऊंगा, फिर आपको ये सारा चीज खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। एक बार में देखना कैसे। ये है हमारा लॉजिकल मैथ्स, ये मैथ्स नहीं है, लॉजिकल मैथ्स है। लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा बस एक काम करोगे, आपका आंसर चुटकियों में मिल जाएगा। ठीक है, कोई मैं ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। जो मैथ्स आजकल आ रहे हैं व्यापम में वो लॉजिकल मैथ्स हैं। अब ये लॉजिकल मैथ्स होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है तो चलिए मैं पहले सबसे पहले इसका एक एक हिस्सा को लिखता हूं, एक हिस्से को, केवल एक हिस्से को। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 1 बाई, प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा, 1 प्लस क्या लिखा है, एक्स पावर बी माइनस ए प्लस एक्स पावर क्या है, सी माइनस ए। ठीक है, अब इसका मैं जो कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं उसको बगल में लिखता हूं। यदि आप क्या करेंगे, ए की घात एम गुणित ए की घात एन पढ़े होगे। अगर देखो इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं घात।
अगर आधार एक जैसा है, बीच में गुणा लगा है, तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब ये आ जाएगा a का घात m धन n। ठीक, ये हमारा यही मूल कॉन्सेप्ट है, केवल यही चीज लगा हुआ है। अब सोचोगे सर इतना बड़ा तो क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बड़ा दिखने से कोई काम नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, देख लो एक बार में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आधार x है, तो चलिए यहाँ पर देखो दोनों के पास माइनस है, माइनस a है, तो वही x का घात a ऊपर और नीचे दोनों के साथ, ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई a बाई बी है, अगर मैं ऊपर भी और नीचे उतना ही गुणा कर दूं, तो अभी भी उसका उत्तर वही का वही रहता है। ये आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, तो ये एक है, एक के साथ कोई भी गुणा रहे वो तो ऊपर वाला वही आ जाएगा, एक्स की घात क्या हो जाएगा, ए बट्टे में। देखो एक्स की घात ए का गुणा है, वो इसके तीनों के साथ होगा, तो पहले वाले के साथ होगा तो एक के साथ होगा, तो एक्स की घात ए आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक्स की घात क्या है मेरा, बी माइनस ए है, जिसका गुणा एक्स की घात किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है, ये बीच बराबर है ना, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इसका साथ तो गुणा होके वो दे दिया, अब इसका इसके साथ गुणा होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो गुणा होगा, अभी नियम बताया मैंने, अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, तो इसका घात में है मेरा b माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर है घात a, तो घात a जुड़ जाएगा और ये कट कर आ जाएगा x की घात b। मतलब प्लस में लिखेंगे, ये जो x की घात a है, एक्स बी माइनस ए के साथ जब गुणा होगा तो ये देगा x की घात b, बीच में लगा लीजिए आप प्लस। अब सेम यही चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक पैटर्न मिल गया होगा, एक लॉजिक मिल गया होगा। ठीक है, तो ये जो c वाला c माइनस ए है, इसका मतलब आ जाएगा x की घात c। अब बाकी को भी आप देखिए जरा, एक बटे क्या लिखा है, वन प्लस एक्स का घात ए माइनस बी प्लस एक्स का घात सी माइनस बी। यहाँ पर बी माइनस हुआ है, बी माइनस हुआ है, इसका मतलब एक्स की घात आप बी क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो ऊपर में आ जाएगा मेरे पास एक्स की घात बी। सेम लॉजिक लगाना है आपको, देखो यहाँ पर माइनस बी वाला है, माइनस से है तो ए से गुणा किया, माइनस बी है तो माइनस बी से गुणा किया, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये देखो एक्स की घात क्या हो जाएगा, बी, दूसरे वाले में बी कट जाएगा, एक्स की घात आ जाएगा ए, तीसरे वाले में आ जाएगा बी कट जाएगा और खाली क्या बचेगा, एक्स की घात सी। बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई। अब उसी प्रकार तीसरा वाला को जरा देखिए, क्या है मेरे पास, वन प्लस एक्स की घात ए माइनस सी प्लस एक्स की घात क्या है, बी माइनस सी। देखो कितना जटिल दिख रहा था, हमने बिल्कुल उसको छोटा बना दिया। अब देखो माइनस सी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की घात सी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स की घात सी, और बटे में कितना आएगा मेरा, एक्स की घात सी। अब जो ये बीच वाला है दूसरा वाला है, सी कट जाएगा, एक्स की घात ए प्लस यहाँ पर सी कट जाएगा और एक्स की घात क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ना था। देख लो यहाँ पर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बिल्कुल धन लगा है, तो इसका मतलब ये जो आपका उत्तर आ चुका है नया वाला, उसको नया रूप में जो लिखे उसी को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, एक्स की घात ए बटे एक्स की घात ए धन एक्स की घात बी धन एक्स की घात सी, बीच में आ गया प्लस एक्स का पावर बी है, नीचे में देखो एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी है, तो आगे पीछे उसको बढ़िया सजा के लिख दे रहा हूं मैं, एक्स की घात ए, एक्स की घात बी और एक्स की घात सी। ठीक है, प्लस में रहेगा तो आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिखना है। एक्स की घात क्या रहेगा, सी, देख लो ए है, बी है, सी है, तो एक्स की घात ए प्लस एक्स की घात बी प्लस एक्स की घात क्या हो जाएगा, सी हो गया। ठीक है, अब देखो सबका नीचे सेम है, तो सबका अगर नीचे सेम रहे तो क्या कहता है गणित का रूल, कि वही उसका लघुत्तम हो जाता है। ठीक है, वही उसका क्या बन जाता है, लघुत्तम, एक्स की घात ए प्लस, और ऊपर वाला जैसा है वैसी तो वैसी, प्लस है तो प्लस
और माइनस है तो माइनस। क्या आपको ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है? 5 को 5 को भाग करोगे 1 आएगा, 3 को 3 से भाग करोगे 1 आएगा, मतलब ऊपर नीचे सेम है तो घात में कितना आएगा मेरा, कितना आएगा भाग होने पर कितना आ जाएगा 1। देखिए कितने आसानी और आराम से हमने बिल्कुल सहजता पूर्वक इस प्रश्न को हल कर लिया है। गणित केवल देखने का, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को बस समझना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? स्पष्ट हो गई बात? चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा आज का इस प्रश्न में आपको ये रेखा गणित, रेखा एवं कोण से संबंधित है। ठीक है, रेखा एवं कोण की आप बात जान रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए रेखा एवं कोण में दिया गया है, ये आपको समांतर रेखा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कि हमारे पास कोई समांतर रेखा होती है, उसको कोई दूसरी अन्य रेखा काटे तो इसको हम लोग तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 8 यहाँ पर कोण बनते हैं, जिसमें संगत कोण, ठीक है, उसके बाद एकांतर कोण, फिर एक ही कोण, एक ही ओर के कोण, ये तीनों के गुणधर्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में क्या दिया है देखो, एल समांतर है किसके, एम के। चलिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा के एक बना लेता हूं। ठीक है, चीज यही है, अपन यहां पर उसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। चलिए हो गया हमारा, बिल्कुल, तो बना लेते हैं उसी चित्र को हम लोग। खैर यहां से हम देख सकते हैं, लेकिन गणित बनाने के लिए अगर प्रश्न दिया है तो उसी को आप एक बार जरूर क्या करें, एक बार और बना लें, ताकि देखो गणित क्या होता है, जब तक लिख के हल नहीं करेंगे आपको मन में नहीं सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा एल है, ये एम है, ये एन है और ये पी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कोण दिया हुआ है, यहाँ पर आर है, ये पी है, आर है, पी है, ये एस है और इधर क्यू है। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है 80, तो हमको क्या बोला है, क्यू एस पी आर। देख लो यहां पर सीरीज में लिख देता हूं, क्यू एस पी आर, इनका मान निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो ये है मेरा 80, तो ये भी हो जाएगा 80, इसका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, क्या होगा, संगत कोण। अब ये संगत कोण क्या होता है, देखो मेरे पास दो समांतर रेखा थी। ठीक है, ये जो कोण है इस लकीर के इस रेखा के नीचे, रेखा के नीचे दाएं ओर, तो वैसी इस रेखा के नीचे है और इस रेखा के दाएं ओर सेम टू सेम पोजीशन में, इसलिए इसका नाम है करस्पॉन्डिंग, मतलब संगत। तो ये 80 है तो ये 80 हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया, लेकिन इसको तो हमको निकालना नहीं है। अब आपको एक नियम पता होना चाहिए कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो उसके विपरीत ओर, है ना, एक दूसरे के विपरीत ओर जो कोण बनते हैं उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब जहां काटा है उसके जस्ट विपरीत ओर। तो ये देखो क्या ऐसा लग रहा है, देखो ये दोनों को एम और एन को देखो तो इसके जस्ट विपरीत लग रहा है, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा मेरा 80। तो आर का मान 80 आ गया। अब यहीं से आप लॉजिक देख लो, आखिरी वाला ऑप्शन 80 केवल एक ही है। अगर आप इसको चाहो तो और आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है। क्लियर हो गया? चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पर देखो, ये इसको देखो, ये 80 तो ये भी 80 होगा। संगत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? जैसा मैंने बोला, ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ऐसा लंबा दिख रहा है, ये 80 है, ये क्या है मेरा इस लकीर के नीचे और इसके बाजू, तो इसके बाजू और इसके नीचे सेम यहाँ पर 80 बनना है, और यहाँ पर कौन है मेरा Q, तो Q का मान भी क्या हो रहा है 80 हो रहा है। ठीक है, तो 80 से शुरू 80 पे खत्म, ऐसा हमारा केवल एक ही ऑप्शन है। बाकी आप एस का निकाल सकते हैं। देखो ये 80 मिल गया, जब ये 80 मिल गया तो एक लाइन में कितने का कोण बनता है भैया मेरे पास 180, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो जाहिर सी बात है एस का मान आ जाएगा 100, और पी का भी मान, एस के संगत में कौन है देख लो पी है, तो ये 100 है तो वो भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 80 100 100 80, जो कि सी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा है, यहाँ पर सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन का जो मिक्स कॉम्बिनेशन का गणित है
है ना। 2 पार्ट बन चुके हैं, तीसरा पार्ट का वीडियो जल्द आने वाला है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसमें विगत वर्षों के जितने भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्यापम में सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन उनका पूरा मिक्स करके एक नया कॉम्बो लाया गया है। पूरे वीडियो बनते जा रहे हैं, इसका 2 पार्ट हो चुका है, बन गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा 3 घन। अब घन का मतलब आप समझते हैं, घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों बराबर होती है। क्या बोला मैंने, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है भैया, बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पर ये घन एक हमने बनाया है। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। अब ऐसा ही क्या बोल रहा है हमारे पास, 3 घन है बोल रहा है। कितने घन है भैया, 3 घन है। ठीक है, 3 घन अपन बना लिए अपन ने। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और उससे भी ये थोड़ा सा क्या है, उससे भी बड़ा है। ठीक, 3 घन दे दिया है बोल रहा है। अब इनको मिलाकर एक और घन बनाना है। समझ रहे हैं बात को, इसको मिलाकर एक और क्या बनाना है, बड़ा घन बनाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, अब इस घन का जो भुजा है, एक का दिया है 6, दूसरे का दिया है 8 और तीसरे का दिया है 10, और तीनों को क्या करना है, मिला लेना है। तीनों को मिलाने के बाद उसको इस रूप में बड़े वाले में तय कर लेना है। तो चलिए इसकी भुजा को मैं मान लेता हूं ए। तो जब भी पिघलाकर, समझ रहे बात को, अगल बगल सटाना नहीं है, इसको पिघलाना है। तो जब भी आप पिघलाएंगे तो उनका तीनों का जो आयतन, इसका आयतन को मान लेता हूं V1, इसको आयतन मान लेता हूं V2 और इसका आयतन मान लेता हूं V3, और इसका आयतन को हम मान लेते हैं V। ठीक है, तो मतलब क्या समझे, आयतन V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को पिघलाकर हमने क्या कर दिया, तीनों को पिघलाकर एक नया बड़ा बना दिया। ठीक, जिसका आयतन मतलब तीनों का जो आयतन है उस अकेले के क्या बन गया, बराबर बन गया, क्योंकि तीनों को पिघलाकर एक बड़ा बना दिया गया है। अब घन का जो आयतन होता है, ठीक है, घन का जो आयतन होता है भैया, ठीक, घन का आयतन का सूत्र होता है हमारा भुजा की घात 3। तो इसका भुजा कितना दिया है, 6, तो 6 की घात 3 कर लो, प्लस इसका 8 की घात 3 प्लस इसका 10 की घात 3, और इसका मैंने मान लिया ए, भुजा को क्या मान लिया, ए, तो ए की घात क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार अगर स्पष्ट करें तो हमारा ए की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 की घात 3 माने होता है 216, प्लस 8 की घात 3 मतलब होता है 512, और 10 की घात 3 तो बच्चे बच्चे को पता है 1000, सबको मिलाओगे तो आएगा ये 1728। अब ये जो 1728 है ना, वो 12 की घात 3 होता है। 12 को 3 बार गुणा करोगे, जब 12 गुणित 12 गुणित 12 करोगे तब आपको मिलेगा 1728। बात समझ में आ गया, मतलब 1728 को हम 12 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ए 3 बार है, यहाँ 12 3 बार है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ए का मतलब 12 आ चुका है, और ए को हमने क्या माना था, भुजा माना था। तो जो नया आएगा उसका भुजा कितना हो जाएगा भैया, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ रहा है भैया, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले और भी जो पार्ट्स बने 2016 के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप पूरे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वहां पर भी ज्योमेट्री बहुत भरा पड़ा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और सांख्यिकी 2016 में बहुत प्रश्न आए हुए हैं। अब देखिए जरा क्या लिखा है यहाँ पर, ये हमारा चाल, दूरी एवं समय से संबंधित प्रश्न है। क्लियर है, तो चलिए, जिसमें बोला गया है कि एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर स्कूल आता है, तो उसे पहुंचने में 6 मिनट देरी हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये उसका होम मतलब घर है समझ लो, और ये उसका स्कूल है समझ लीजिए।
ठीक है। ये पहले चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक लाइन को पढ़ के बनाना है। 6 मिनट क्या हो गया, ये लेट हो गया, 6 मिनट इसको देरी हो गई। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, पैदल आया। फिर क्या हुआ, अगले दिन वह अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 2.5 था। दूसरे दिन जब आया, घर से निकला स्कूल के लिए, तब उसने अपना 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया, मतलब वो अब 4.5 के स्पीड से चल रहा है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 10 मिनट क्या हो रहा है, इस बार पहले पहुंच गया। पहले प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को, घर से उसके स्कूल की दूरी है, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर वो घर से स्कूल निकला, चाहे धीरे चले, चाहे लेट पहुंचे, चाहे तेजी से चले, चाहे देरी पहुंचे, क्या स्कूल और घर की दूरी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो लॉजिक यहीं पर छुपा हुआ है। फिर मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स व्यापम मैथमेटिक्स नहीं देता, व्यापम देता है लॉजिकल मैथ्स। मतलब मैथ तो रहेगा लेकिन उसमें लॉजिक छुपा रहेगा। आपको एक ऐसा चीज आइडेंटिफाई करना रहेगा जिससे वह संबंध को बताएगा, उस प्रश्न को बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्यूरेट टाइम, अगर वो कितना एक्यूरेट टाइम में पहुंच रहा है वो भी नहीं मालूम, दोनों के बीच की दूरी भी नहीं मालूम, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले बताता हूं। अगर इसको बोलते हैं स्थिति 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं स्थिति 2। दूसरी स्थिति जब वो जल्दी पहुंच जाता है, पहली स्थिति जिसमें लेट पहुंचता है। दोनों ही स्थिति में जो दूरी 1 है बराबर है दूरी 2 के, मतलब पहले में भी वही दूरी है, दूसरे में भी वही दूरी है। और आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो हम मान के चलते हैं कि जो इसका एग्जैक्ट टाइम है, एक बार तो 6 मिनट लेट हो गया और एक बार 6 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया। तो जो उसका एग्जैक्ट टाइम है उसको मान लेता हूं मैं टी। ठीक है, अब यहीं से खेल चालू होता है। ठीक है, मतलब चाल और समय का गुणित करोगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों बराबर आएगा। देखो पहले स्थिति में चाल कितने की थी, 2.5, उसका गुणा करना है किससे, समय से। 6 मिनट देरी पहुंचा, 6 मिनट देरी पहुंचने का मतलब है जो वास्तविक उसका समय है, टी क्या है मेरा, वास्तविक समय है यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है जिसमें वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 6 मिनट क्या हो गया देरी। 6 मिनट देरी बोलने का मतलब 6 मिनट ज्यादा लिया, तो टोटल समय जो एक्चुअल टाइम था उससे 6 मिनट ज्यादा। तो चूंकि यह हमारा मिनट में है इसलिए इसको घंटे में बनाना है। क्यों घंटे में बनाना है, क्योंकि आपको जो चाल दिया है और जो दूरी दी गई है, प्रश्न उत्तर जो उसका ऑप्शन में है किलोमीटर में है, तो हमको घंटे में रखना पड़ेगा। तो 6 मिनट बराबर 6 को मैंने 60 से भाग कर दिया। आप किसी भी मिनट को 60 से भाग कर दोगे वह घंटे में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार देखो ये हो गया चाल और ये हो गया समय, दोनों को मिलाकर गुणा करके दूरी, वही दूरी बाद में भी रहेगी। ठीक है, तो लेकिन हमारा 4.5 का इस बार गुणा होगा किसके साथ, किसके साथ होगा भैया, टी माइनस, क्योंकि पहले पहुंच गया मतलब कम समय लिया है, मतलब जो एक्चुअल टाइम था उससे समय कम लिया है। तो ये आ गया मेरा 10 और बट्टे में क्या करेंगे आप, 60 करेंगे। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा इसको विचार करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखता हूं, ये आ जाएगा मेरा 2.5 टी, बीच में रखेंगे प्लस, ये 25 छक्का होता है 150। ठीक है, 25 छक्का 150, लेकिन 150 में दशमलव लगा है तो ये आ जाएगा 15 और बटे में कितना हो जाएगा मेरा 60। अब ये देखो 4.5 का गुणा करिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा जरा देखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4.5 टी माइनस, माइनस है देख लो, 4.5 का 10 से गुणा करोगे तो आएगा ये 45 और बट्टे में कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब चलिए ये संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं।
यहाँ पर मेरे पास 15/60 पहले से मौजूद है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 45 बटे कितना हो गया 60 बराबर, यहाँ पर जरा देखेंगे तो ये 4.5t है, इसमें माइनस होने वाला है क्योंकि ये प्लस है, 2.5t। ठीक है, अब देखो ये 15 और ये 60 कितना आ जाएगा भैया, जरा ध्यान से देखिए इसे। ध्यान से देखने पर ये देखो बटे में 60 है, लघुत्तम वही होगा। 15 और 45 कितना होता है 60 होता है, तो 60/60 यहाँ पर आपको 60/60 मिलेगा, और यहाँ पर आएगा 4.5 में 2.5 को घटाओगे तो आ जाएगा ये 2t। बात समझ में आ गया। और इस प्रकार हमारा t का मान जो है आ गया, ये कट के 1 आ जाएगा, और ये बटे 2, 1/2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको दूरी चाहिए, तो दूरी चाहिए मतलब आपको इस t के जगह में कितना रखोगे 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा वास्तविक जो दूरी आने वाला है, अब वो अंतिम आ चुका है हमारा। ठीक है, तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। तो 2.5 का गुणा करेंगे, t का मतलब आ गया 1/2 धन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, इसको काटोगे या तो 6/60 ही लिखो पहले। ठीक है, तो 2.5 गुणे दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 60। अब ये आ जाएगा 30 और ये 6 36, आप करके देख लीजिए, 6 6 36, 6 दहम 60। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। कितना आ रहा है भैया हमारा 5 तिया 15, लेकिन दशमलव लगा है इसलिए आ जाएगा मेरा 1.5, जो कि आ गया मेरा 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार घर से स्कूल की दूरी जो है हमारी क्या हो गई 1.5 किलोमीटर आ चुकी है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया है। तो आई थिंक ये आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ लॉजिक लगे हुए थे, प्रश्न बहुत बेहतरीन थे। तो चलिए हमारा अगला पार्ट है इसका जल्दी से आने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ हमने जो 2016 का पीवाईपी है उसके लिए वीडियो अलग से पहले से बना चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।